बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज एक दफा फिर हम बात करेंगे। मुख्तलिफ इश्यूज हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक या दो इश्यूज पे डिटेल बात करके और जो चीजें बच जाएंगी उसके ऊपर नेक्स्ट हम बात कर लेंगे। हिंदुस्तान में सीए और एनआरसी का इशू था साल पहले, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, फिर उसके बाद अब जब हम एक साल की बात करें तो तकरीबन खामोशी है, कोई खास बातचीत नहीं है, खबर नहीं है, सेटल डाउन हुई ये नहीं हुई, मेरे नॉलेज में नहीं है। मतलब आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि क्या हुआ, उसके बाद क्या चीजें, लोग खामोश हैं, सेटल डाउन होंगे या उसमें कुछ चेंजेस हुई, जो भी हुई तो हम, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि क्या इसका स्टेटस है अभी, या जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक हमारे यहाँ पाकिस्तान के आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं, अपने आप को तो आलिम कहते हैं लेकिन एक नंबर के जाहिल हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले। आप लोग मेजॉरिटी लोग उससे वाकिफ हैं ट्विटर के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो चीज वायरल थी। जो उन्होंने इंसल्ट की थी हिंदू रिलीजन के हवाले से, एक ट्वीट में एक पिक्चर उन्होंने लगाई थी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और अपना दोस्त जो हमारे, आप लोग रेगुलरली देखते रहते हैं, अपना भी यूट्यूब चैनल वो रन करते हैं, टीवी चैनल्स पे भी, वहां के भी जर्नलिस्ट हैं सीनियर, और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे भी आते हैं। रोहित शर्मा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रोहित जी आप? सब बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। एक तो ये रोहित कि मतलब हम स्टार्ट लेंगे, हमारे पास दो तीन चीजें हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इसको रैप अप कर लें। सीए के ऊपर बहुत ज्यादा शोर था, बहुत वावेला था, प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर कोविड-19 की वजह से वो चीज शाहीन बाग में जब लोग बैठे हुए थे वो चीज खत्म हो गई। क्या हुआ, वो लॉ जो है उसी तरह है या उसके अंदर कोई तब्दीली की गई है, या फिर लोग उसको उस वक्त नहीं समझ रहे थे, अब समझ गए कि नहीं ऐसा नहीं था जो हम उसको परसीव कर रहे थे या अंडरस्टैंड कर रहे थे, उस वक्त गलत था या अभी गलत है? आप क्योंकि वहां पे एज ए जर्नलिस्ट काम करते हैं तो आपको बेहतर पता होगा, तो क्या स्टेटस है राइट नाउ अगर हम बात करते हैं 2021 में? देखिए, सीएए बिल क्या था? वो बिल था, अब सीएए कहलाता है क्योंकि वो एक्ट बन चुका है, इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, व्हाट वाज द बिल? बिल ये था कि भाई बाहर से कोई भी इंडिया आए तो उसको सिटीजनशिप देनी है कि नहीं, राइट? उसमें ये प्रोविजन था कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर वो कंट्रीज में कोई भी नॉन मुस्लिम, पहले माइनॉरिटी लिखा गया था कांग्रेस के टाइम पे, उसको इस गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली उसमें रिलीजन डाल दिए थे, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ये नाम डाल दिए थे। फर्क कुछ नहीं था पिछले गवर्नमेंट के लॉ में और इसमें। अब वो इंप्लीमेंट हो गया, और उसका अगर सीए जो यहां आ रहा है आदमी, जो कि वहां पे अगर प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसके साथ, तो यहां पे हम उसे नेशनैलिटी दे रहे हैं, तो उससे हमारे एग्जिस्टिंग जो मुस्लिम्स हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक नए आदमी को नेशनैलिटी दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग की नहीं ली जा रही है, राइट? तो उससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं था। ये तो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम था जो कि अपने आप एवापोरेट कर गया, एक्सपोज भी हुआ काफी हद तक और एवापोरेट कर गया। अब जहां तक बात आती है दूसरी, कि एनआरसी इज सिटीजनशिप रजिस्टर। वो रजिस्टर में आप, अभी सेंसस आ गई 2021 में, इस सेंसस को अब गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंसस इस साल होनी चाहिए, अभी तक ऐसा कोई खबर तो आई नहीं कि अभी हम लोग एक साल टाल रहे हैं खबर को, सेंसस को। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेंसस पिछले साल हटा दी, पिछले साल रोक दी थी, इस साल हो रही है उनकी भी। तो अगर हम सेंसस कर रहे हैं तो हमारे सेंसस में ये चीज आ जाएगी। हम ये भी एनआरसी में नहीं बोला गया था कि भाई जिसके पास पूरे रिकॉर्ड नहीं होंगे उसको निकाल दिया जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं था। ऐसा भी जब अब ये खबरें आनी शुरू हो गई कि डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं, यार एक बात बताओ, डिटेंशन कैंप अगर बनाए भी हुए हैं, 15 करोड़ को डिटेंशन कैंप में रख सकता है? इतनी इंडिया की इकोनॉमी है क्या? अरे डिटेंशन कैंप में रखने का मतलब है कि आपको 15 करोड़ को खिलाना पड़ेगा, और 15 करोड़ को फ्री में खिलाने के लिए इकोनॉमी का बट्टा बैठ जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आप नहीं कर सकते। अरे 1 करोड़ को नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट फीड 1 करोड़ पीपल डे एंड नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतनी औकात किसी इकोनॉमी की नहीं है, राइट? तो जहां तक बात आती है, आपको अपने हॉस्पिटल्स बंद करने पड़ेंगे, आपको अपना प्राइमरी एजुकेशन प्लान बंद करना पड़ेगा, आप
फ्री में अगर खिलाना ही चाहते हो, वो गवर्नमेंट कर रही है। हमारे यहाँ आपके जो बच्चे स्कूल जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनके लिए जी। फ्री मिड डे मील्स है, तो वो मिड डे मील्स आपको बंद करना पड़ेगा। तो आप कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का प्लान यही था कि हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। इसका मतलब ये था कि आगे कोई आए तो हमारे पास पूरा वो हो। आधार का भी मतलब यही है, आधार से हम लोग डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर देते हैं लोगों को, डायरेक्ट उनका पैसा देते हैं। ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें कांग्रेस के जमाने की हैं। और लॉ में चेंज, जब हम इनिशियली लॉ बना था तो ये था कि आप अगर इंडिया में सिर्फ पैदा हो गए हैं, आपके पेरेंट्स कहीं के भी हों, आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद राजीव गांधी ने इस लॉ में चेंज किया कि आइदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी इंडियन, दो में से एक इंडियन होना चाहिए। उसको अटल जी ने चेंज करके कर दिया दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, तब नेशनैलिटी मिलेगी, राइट। तो उसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं था। जहां तक बात ये कि भाई ये पूछा जाता है कि हम मुस्लिम्स को क्यों नहीं लेंगे इसमें। अरे भाई ये बताओ, पड़ोस में हमारे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बाकी नेपाल से कोई ना, ईरान है, नेबरिंग कंट्रीज में। बांग्लादेश, नेपाल से तो हम लोगों के पास कोई वीजा ही नहीं है। नेपाल बॉर्डर तो हमारा खुला हुआ है, कोई भी आदमी आराम से आता है, कोई भी आराम से जा सकता है, ठीक है। भूटान जो है वो मोरओवर इंडिया के एक सबसे अच्छे दोस्तों में से है, वो उसकी तो डिफेंस भी हमारे ऊपर है। श्रीलंका से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वहां से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो वहां पे इन कंट्रीज में कोई माइनॉरिटी के प्रोसिक्यूशन का गेम नहीं बनता। वेरी क्लियर वर्ड्स में माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन हमें आज तक दिखी भी नहीं। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें अगर मेजॉरिटी यानी कि इस्लामिक कंट्रीज में है और उसमें ही मुस्लिम्स के ऊपर ही प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो उनका इस्लामिक रहने का मतलब क्या है। तो ये बोला गया था कि मुस्लिम्स को लाओ करो, भाई उधर प्रोसिक्यूशन होगा मुसलमानों पे तो लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज रोहित जी, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी दिल्ली, जो बीबीसी उर्दू की दिल्ली के किसी कॉरेस्पॉन्डेंट ने की थी, एक हफ्ता पुरानी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने पढ़ी और मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछूंगा। उन्होंने एक स्टोरी की, जो लोग पाकिस्तान से हिंदू हमारे जो यहां से गए और जिनकी मतलब जिंदगियां बड़ी तकलीफ दे थी, वो लोग यहां से माइग्रेट होके वो हिंदुस्तान शिफ्ट हो गए। 22,600 या कुछ इस तरह की उनका जो नंबर है वो इस वक्त मौजूद है राजस्थान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब उसके ऊपर ये स्टोरी उन्होंने की कि यार, वो उन्होंने बल्कि ये कहा था कि वहां पे हमें काफिर कहा जाता है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और यहां पे हमें पाकिस्तानी कहा जाता है। उसमें से कुछ केसेस ऐसे भी थे रोहित, कि वो 12 साल या 14 साल भी पुराने थे, लेकिन वो कह रहे कि आज भी हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई आईडी कार्ड हमें मिला, ना कोई और चीज मिली। ये क्यों है? हालांकि मुझे ये वो पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुआ, सीरियसली मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे नहीं था, मुझे शायद ये था कि जिस तरह बंदा जाता है यूरोप में, हम लोग वो बना ले लेते हैं, 2-3 सालों में हमारे सेटल डाउन हम वो रखते हैं, तो एक्सेप्टेंस करके और फिर हमें जो है अपना पासपोर्ट और सारी चीजें। वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो भी रिन्यूएबल की जरूरत है, उसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा जो बहुत दूर है, वहां एक कमीशन में पैसे हमारे पास नहीं है, आम से लोग हैं। कहते वहां से तो हम यहां पे आ गए, लेकिन यहां पे भी हमारे साथ उस तरह का सलूक किया जाता था जो पाकिस्तान में होता था। बात यह है, सीएए का मतलब सीएए इसीलिए आया है। वो जो हिंदू आए थे, अगर आप गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है ना, वो बड़ी अजीब फंक्शनिंग है। वो फंक्शनिंग कुछ ऐसी है कि अगर आपने आज कंपेंसेशन मांगा 1 रुपए का, सपोजिंग आप ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन 15 मिनट लेट हो गई, आपने 1 रुपए का कंपेंसेशन मांग लिया कोर्ट से, तो वो 1 रुपए का कंपेंसेशन अगर आज दे दिया आपको, तो नेक्स्ट टाइम वो कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट बन गया कि वो कोई और आदमी 10 लाख मांगे तो वो देने पड़ेंगे। तो वो आपके 1 रुपए को कंटेंट करने के लिए कोर्ट में वो 10 लाख रुपए गवर्नमेंट खर्च कर देगी, लेकिन आपको 1 रुपया नहीं देगी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन जाता है, राइट। तो ये समझिए कि 1 रुपए की क्या वैल्यू होती है। जो आदमी केस लड़ने जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका तेल उससे ज्यादा लग रहा है, वो आपको 1 रुपया कैश दे सकता है, लेकिन वो नहीं देगा। द रीजन बीइंग कि आप राइट बन गया सबका। यही प्रॉब्लम आ रही थी, सीएए इसीलिए लाया गया था कि अगर उन हिंदूज को हम नेशनैलिटी दे दें, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो इलीगली आए हुए हैं और बांग्लादेश से परकोलेट करते जा रहे हैं,
ठीक है। तो उनको भी राइट बन जाएगा। अब वो लॉ आने के बाद अब इनको आसानी से दिया जा सकता है। इन लोगों का अब काम शुरू हो चुका है, 6000 से ज्यादा हैं। अभी तक क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी यही हो रहा था, बड़े सारे हिंदू 47 के आए, उनको आज तक डोमिसाइल नहीं मिला था। तो वो धीरे धीरे करके हम लोग कर रहे हैं और बहुत इस पे अब काम शुरू हो चुका है। तो ये जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। जो बात थी कि भाई वो पाकिस्तानी बोला जाता था, अब वो सिचुएशन चेंज होगी और जल्दी ही चेंज हो जाएगी। इतना बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इनके पास लाइसेंस होगा, ये वोट कर पाएंगे, ये सब कुछ कर पाएंगे, ये इंडियन सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाएंगे आराम से। क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि हमें शायद आधार कार्ड गालिबन होता है उसका नाम, मुझे नहीं पता, वो कह रहे, कुछ लोगों ने कहा था बिल्कुल आधार कार्ड के, हमें कुछ लोग कह रहे थे कि हमें वो मिला है। बाकी लोग जितने भी हैं वो कह रहे कि हम यहाँ पे, मतलब उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी दी हुई थी कि एक मतलब स्लम एरियाज की तरह का उन्होंने अपने छोटे मोटे वो बनाए हुए थे और कहते कि हम मजदूरी करते हैं कहीं पे जाके मुख्तलिफ जगहों पे, खवातीन भी और मर्द भी, और कहते हैं वहां से कमा के और थोड़ा बहुत हम अपना जो गुजारा है वो चला लेते हैं। और फिर लोकल गवर्नमेंट का उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था हमारे पास इनके लिए अलग से कोई बजट नहीं है, हम जो खर्च कर रहे हैं थोड़ा बहुत इनके ऊपर जो पैसे हम करते हैं वो अपने उसके ऊपर बिहाफ के ऊपर हम उस बजट में से जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है बाकी कामों के लिए, तो उसमें से कुछ कट डाउन करके और थोड़ा बहुत हम इनको जो कोशिश कर सकते हैं तो ये करते हैं। ये मतलब काफी बड़ी स्टोरी है, मैं भी कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा क्योंकि आईपैड मैं भी नहीं उठा के लाया तो मोबाइल में मुझे वो मिला नहीं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको और इस पे मजीद भी हम किसी दिन फिर भी जी आप प्लीज बात करें। बजट जो होता है वो उसी कंट्री के सिटीजन के लिए होता है। यस, ये तो इसलिए उसमें आप फॉरेन सिटीजन एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं। वो यही कह रहे थे, उनके लिए वो ये कह रहे थे कि हमारे पास नहीं है, इनके लिए कुछ सेपरेट नहीं होता ना, जिस तरह हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजीज अभी भी 2.8 मिलियन है, तो यूएनएचसीआर उनके लिए करता है और हुकूमत को देता है कि यार ये इनके लिए आप ये जो है फैसिलिटीज, तो ये सारी चीजें वो मिल रही होती है। ये इनको बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं। अच्छा रोहित जी, एक तो ये चीज हो गई, एक हुआ अभी मतलब हम थोड़ी देर पहले ये बात खैर आजकल हर कोई कर रहा है, पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, और इस तरह के केसेस हमारे यहाँ बहुत आते हैं, पाकिस्तान में भी और शायद हिंदुस्तान में भी बहुत सारे आते हैं। हम बात भी कर लेते हैं, कुछ दिनों तक वो उस पर बात होती है, उसके बाद खामोशी। आयशा का केस हुआ, बहुत बात हो रही है, मैं देख रहा हूं कि हर तरफ बात हो रही है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन आज तक कोई ये स्टेप नहीं ले सका कि अगर कोई शादी करेगा वो कहेगा यार मुझे नहीं चाहिए जहेज, अगर उसके पेरेंट्स का जो मतलब है जो कुछ अगर ये पेन देना चाहते हैं उस लड़की को वो ये दे दे, या अगर वो ये भी नहीं देना चाहते तो नहीं होगा, कोई ये नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग मी एंड यू, हम सब, मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं, कोई हमें कोई जरूरत नहीं, हमारे अपने घर में जो कुछ है ठीक है, पहले भी तो हम रह रहे थे ना अपने घर में, आप रह रहे हो, मैं रह रहा हूं, हम सब लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही हमारे घरों में। देखिए एक चीज प्रॉब्लम है कि विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसके लिए मोदी हमेशा स्ट्रेस करता रहा, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमेशा से स्ट्रेस करती रही। मैं मोदी की बात ना करूं तो पिछली गवर्नमेंट्स भी करती रही। अब वो इससे होता क्या है, विमेन एम्पावरमेंट जो है इसके खिलाफ मुस्लिम्स खुद हैं। अब मुस्लिम कम्युनिटी में एक केस हुआ था, सबसे फेमस केस इंडिया का शाहबानो केस, 1970s के एंड का केस है, 77-76 के आसपास का। उस केस में एक लेडी को उसके हस्बैंड ने, ये इस केस ने इंडिया की पॉलिटिक्स को पलट के रख दिया था, बदल दिया था पॉलिटिक्स को। एक लेडी को उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, वो कोर्ट में गई और कोर्ट में जाकर के वो लो कोर्ट से फैसला आया, फिर हाई कोर्ट से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस लेडी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मेंटेनेंस, मुस्लिम क्लरिक्स ने बोला कि हमारे यहाँ मेंटेनेंस का कोई वही नहीं है, हमारे रिलीजन में मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन ही नहीं है, जो मेहर की रकम दे दी वो दे दी। लेकिन क्योंकि ये इस्लाम की शरीयत के खिलाफ जा रहा था, इसलिए राजीव गांधी को समझाया गया, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, समझाया गया कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ है और आपका मुस्लिम वोट बैंक खराब हो जाएगा, इसलिए आप इसको चेंज कर दीजिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया पार्लियामेंट से, लॉ लाया गया पार्लियामेंट से, और राजीव गांधी के पास इमेंस मेजॉरिटी थी, राजीव गांधी ने उसको चेंज कर दिया। उसके बाद एक तो प्रॉब्लम ये, इस बात पर जो आजकल हमारे केरला के गवर्नर हैं, उन्होंने केरला के गवर्नर जो नाम है, मैं नाम उनका सडनली स्लिप कर गया मेरे दिमाग से, उन्होंने रिजाइन किया
उन्होंने रिजाइन किया राजीव गांधी गवर्नमेंट से इसी बात पर। उन्होंने बोला कि अगर मुस्लिम विमेन को एम्पावर किया जा रहा है तो आपको क्या फॉल्ट है, गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, उसको वो अपने बच्चे कैसे पालेगी। अब प्रॉब्लम यहां आई कि एक मिनट, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, राइट राइट, ओके। आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने रिजाइन किया। अब जहां तक बात है कि इस बात पे उन्होंने रिजाइन कर दिया, इससे ये प्रोजेक्ट हुआ कि गवर्नमेंट इज प्रो मुस्लिम, और गवर्नमेंट प्रो मुस्लिम जब प्रोजेक्ट हुई तो राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के ऊपर फोकस किया, अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए। राम जन्मभूमि का जजमेंट आया और जजमेंट आने के 3 घंटे के अंदर अंदर दरवाजे खोल दिए। नेशनल ब्रॉडकास्ट पे कर दिया गया उसको, दिखा, नेशनल ब्रॉडकास्ट पे टीवी पे एक ही हुआ करता था उस समय, रिले कर दिया था 3 घंटे के अंदर अंदर कि भाई दरवाजे खुल गए। और वो मिशन उन्होंने अपना बना दिया कि यहाँ मंदिर है और मैंने खुलवाया है, जिसको बीजेपी ने हाईजैक कर दिया। और वही पॉलिटिक्स आज हम करीब उस चीज को हो गए 1988 से अब तक, आप समझ लीजिए कितने साल हुए, आज तक हम वही देख रहे हैं। इट्स मोर देन 30 ईयर्स हम वही पॉलिटिक्स देख रहे हैं आज भी, 32 ईयर्स। तो आप ये समझिए कि इस मुस्लिम सोसाइटी कितनी रेजिस्टेंट है इन किसी भी चेंज के लिए। उनको लगता है शरीयत में जो लिखा है वही होना है। भाई शरीयत में तो ये भी लिखा है कि वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये कोई चोरी करता हुआ जाए उसका हाथ काट दीजिए, वो शरीयत में नहीं है क्या? वो भी शरीयत में है, तो आपने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? अगर आप 4 शादी करना चाहते हैं और एक लड़की को आप वो उसके राइट्स नहीं देना चाहते, मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, तो आप वो भी तो इंप्लीमेंट कीजिए। या आप इसे भी रोक सकते हैं, जब रुक सकता है तो ये भी रुक सकता है, किसी का हाथ काट दिया ये भी रुका ना। तो क्रिमिनल कोड पे के लिए मैंने आज तक कोई पीआईएल नहीं देखी, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं देखी, कोई कोर्ट केस नहीं देखा, कोई धरना प्रदर्शन नहीं देखा, कोई पार्लियामेंट में तकरीर नहीं देखी कि हमारा क्रिमिनल कोड भी शरीयत में लिखा है तो हमारा क्रिमिनल कोड हम लोगों के लिए इंप्लीमेंट कर दो। ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये चीज थिंग इज कि दे वांट देयर ओन बेनिफिट्स, वो अपने बेनिफिट्स चाहते हैं ना। पाकिस्तान में ऐसा होता होगा, पाकिस्तान में शरीयत लगी होगी लेकिन ये क्रिमिनल कोड नहीं लगा पाकिस्तान में। तो नहीं लगा भाई, आप कौन किस तरीके के इस्लाम कंट्री हैं फिर? तो ये चीज कि दहेज तो एक दहेज इज अ मेनेस, इंडिया ने उसको बैन कर रखा है, जो ले वो जेल में जाए। इस लेडी ने सुसाइड कर लिया, अब सुसाइड किया तो भाई इस लड़की को इतना तो एम्पावर किया होता कि सुसाइड से पहले ये केस डालती। आप एक पुलिस कंप्लेंट कर दो, 60 साल तक इंडिया में दहेज का केस बनता है, और वो वहां पे जो पुलिस वाला है वो सुनेगा नहीं किसी की। उसके बाद जितने लोगों का एफआईआर में नाम लिखा सबसे पहले अंदर कर देगा, उसके बाद बात करेगा फिर वो। अच्छा एक तो लेडी को अच्छा, इनके हस्बैंड के खिलाफ तो मैंने जो चीज पढ़ी है तो वो कह रहे हैं कि बाकायदा जितने भी अकॉर्डिंग टू द लॉज जो आप लोगों के कवानीन होंगे, क्योंकि मुझे तो उसका नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जितने भी उसके ऊपर लगते हैं दफात होते हैं जो हम कहते हैं, तो वो मेरे ख्याल इसके हस्बैंड के खिलाफ गालिबन उन्होंने लगाए हैं, मैंने जो पढ़ा था उसके। फकर साहब, मरने के बाद पोस्टमार्टम और सीसीटीवी कैमरा ये कभी भी वो नहीं होते, कभी भी एक रेमेडी नहीं होते। राइट, ये सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम करके देंगे। मरने के बाद आदमी वापस नहीं आता। आप यू हैव टू एग्जैक्टली, आई 100% एग्री विद यू। लेकिन ये कोई ना, ये आयशा ना पहली लड़की है ना इससे पहले ना कोई आखिरी लड़की है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर सजा हो जाती है इसके हस्बैंड को, तो शायद फिर कोई अगला सोचेगा कि यार मैं इस तरह तंग ना करूं कि इसको किया जाता था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा लड़कियों के ऊपर केरोसिन ऑयल और पेट्रोल चढ़ के उनको जलाया गया, ऐसा नहीं। और बहुत सारे केसेस हैं, एक नहीं है, बेशुमार केसेस हैं, और ये इसी चीज के ऊपर है, जहेज के ऊपर। मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, ऐसा दिन आए क्यों? ऐसा दिन आप एक बार पुलिस कंप्लेंट कीजिए, उसके बाद पुलिस बता देती है। इंडिया की पुलिस, मैं यूपी में रह रहा हूं, गाजियाबाद में, दिल्ली का एकदम दिल्ली का बॉर्डर टच होता है, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर है। वहां पे एक लेडी ने अपने हस्बैंड के खिलाफ एक पुलिस बुलाई, मेरे जान पहचान की लेडी थी वो, कि भाई ये मेरे साथ मारपीट करता है। उस समय तो पुलिस उन्हें समझा के चली गई कि देखो मैं आपको अंदर कर दूंगा, अगर ये दोबारा कंप्लेंट आई तो आप दोनों साथ रहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 3 दिन तक तो मैंने पुलिस की तरफ से फोन आते देखे कि अब तो परेशान नहीं कर रहे आपको,
परेशान कर रहे हैं, तो मैं अभी देखता हूं। नेक्स्ट 3 डेज पुलिस ने बैकअप लिया उसका, और पुलिस ने फोन पे भी बैकअप लिया और एसएमएस पे भी बैकअप लिया। मतलब वो व्हाट्सएप चैट चलता रहा ताकि एक रिकॉर्ड हाथ में आ जाए। पुलिस अपने आप रिकॉर्ड इकट्ठा करती है उसमें। यूपी पुलिस के लिए बोल रहा हूं मैं, योगी की पुलिस के लिए, जिसको बोला जाता है कि ये पुलिस कोई काम नहीं करती, इतनी एफिशिएंसी से काम किया यूपी पुलिस ने। मैं एक नहीं, मैं उस आदमी को सामने खड़ा कर सकता हूं, उस लेडी को सामने खड़ा कर सकता हूं, ठीक है। जहां तक बात ये कि भाई आप एक बार पुलिस कंप्लेंट करती हैं कि ये मुझसे दहेज मांग रहा है, उसके बाद पुलिस ऐसा करती है ना कि आप जिंदगी में दोबारा पैसे का नाम न लें। इस लेडी को ये आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, मुस्लिम कम्युनिटी को। हिंदू लड़कियां क्यों नहीं करती ऐसा? पहले माजी में हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, ठीक है, लेकिन 90s के बाद से मैंने देखा है विमेन 2000 के बाद से तो ऐसा स्ट्रॉन्ग विमेन एम्पावरमेंट आया है कि किसी की औकात नहीं है कि दहेज मांग जाए या डोमेस्टिक वायलेंस कर जाए, इतनी हिम्मत नहीं है। आज भी वो लड़कियां जिनको ट्रेडिशनल समझाया गया कि आपको ऐसे ही रहना है, आपको बुर्के में ही रहना है, आप किसी और से बात नहीं करेंगे, आप ये करेंगे नहीं, एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उनको पढ़ाया नहीं गया, जिनको एजुकेशन नहीं दी गई, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। आजकल लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि शादी जब तक नहीं हो रही तभी तक लड़की वाला दुखी होता है, उसके बाद लड़के वाला ही दुखी रहता है इंडिया में। तो सही बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल सही है। नहीं रोहित जी, बहुत जरूरी है, यकीन करें, मतलब बीइंग ए मर्द, मैं ये नहीं कहता कि यार हमसे कोई गलतियां नहीं होती, आप हो मैं हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं वो क्लेम करता, लेकिन मतलब अगर मैं कहता हूं ना कि मेरे राइट्स हैं, तो फिर जो फीमेल है वो भी सोसाइटी की उसी तरह की मेंबर है जिस तरह के मैं और आप हैं, उसका भी उसी तरह का राइट है। ये नहीं है कि उसको कमतर राइट्स दिए जाए और मुझे और आपको ज्यादातर राइट हो, ये नहीं है बिल्कुल। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसका रिलीजन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप अपने घर वालों को कोई नहीं पढ़ाता, मैं एज ए मुस्लिम, मेरी 3 छोटी सिस्टर्स यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स कर चुकी है, पश्तून बेल्ट की मैं बात करता हूं, मर्दान में, वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान से उन्होंने किया, ठीक है। और मैंने उनसे आगे भी पूछा, मैं कि यार अगर इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, तो मैं कहता हूं कि आप लोग एमफिल, हालांकि मैंने खुद एमफिल नहीं किया, ठीक है, बीबी ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने मीडिया में मास्टर्स किया, नहीं कर सके, टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है। मैंने उनको कहा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो मेरी बांजिया, मेरी कजन्स अभी इस वक्त बेशुमार मास्टर्स में पढ़ रही है, बीएस में पढ़ रही है और एमफिल तक कर रही है। मेरी कजन कुछ डॉक्टर्स बनी है, कुछ जो है मुख्तलिफ। जी प्लीज यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि एक अगर पढ़ाया तो हर जगह जाता है, लेकिन पहले ये हिंदुइज्म में भी होता था, हिंदूज में भी होता था कि आपको ये समझाया जाता था कि एक लेडी को समझाया जाता था कि आप अपने हस्बैंड से इंफीरियर हैं, लेकिन अब वो नहीं रह गया, ठीक है। टाइम हैज चेंज, तो लिबरेशन ऑफ विमेन हैज कम इन। वो अब सबसे गरीब तबके में भी, सबसे गरीब सोसाइटी में भी ये बताया जाता है कि आप और हस्बैंड बराबर हैं दोनों। ये थिंकिंग अभी भी परकुलेट की जा रही है मुस्लिम सोसाइटी में। प्रॉब्लम यहाँ है कि भाई यू आर नॉट इक्वल टू योर हस्बैंड। अब इससे लड़ना बहुत जरूरी है, विदाउट दैट नथिंग विल हैपन। एग्जैक्टली, मैं इसको टारगेट कर रहा था। बिल्कुल सही है। और नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि हम लोग जो है ना, मैं ये नहीं कहता, मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं कि अगर वो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा रहे तो ये उनका कसूर है, ना इसमें मोदी जी का कसूर है, ना इसमें किसी और का कसूर है, ना उसका किसी और का कसूर है। अपॉर्चुनिटीज तो है ना, यूनिवर्सिटीज अगर बनी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अगर दिल्ली में है, तो उसमें यह तो नहीं है कि यार मुसलमान को दाखिला नहीं मिलेगा और हिंदू या सिख को मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जब नहीं है तो इंडिया में एक और प्रोविजन है, आप एक लड़की के खिलाफ, एक लेडी के खिलाफ दिल्ली में क्राइम हुआ है तो वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कंप्लेंट लिखवा सकती है। गुड, उसको बोलते हैं 0 FIR। वो पेपर्स अपने आप उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां क्राइम हुआ है, रिकॉर्ड वहीं बन जाता है, 0 FIR के पेपर्स वहां पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो इंडिया के एक गॉडमैन थे जिनका नाम है आसाराम बापू, बड़े फेमस हैं, आप भी जानते होंगे शायद। जी। उनका जो क्राइम था वो जोधपुर में हुआ था और उसके लड़की के पेरेंट्स ने FIR लॉन्च कराई दिल्ली में। वो कागज अपने आप जोधपुर पहुंच गए, पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया और आज तक बेल नहीं हुई है। कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए, बेल नहीं हुई। जबरदस्त, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
तो खैर मतलब बात इसलिए कर रहे थे कि मतलब वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस, हमारी सोसाइटी को भी बहुत सख्त जरूरत है और आपके यहाँ भी सोसाइटी में बेशक वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, सबको थोड़ा सा ग्रूम करना चाहिए अपनी फैमिलीज को। लड़कियों को मेरे ख्याल में मैं कहता हूं कि ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को जो है ना ब्रॉट अप करना होता है। मर्द का शायद इतना ज्यादा रोल नहीं होता जितना कि फीमेल का होता है, तो उनको तो मेरे ख्याल में एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है। आखिरी एक रोहित जी क्वेश्चन है आमिर लियाकत हुसैन को, क्योंकि आप पाकिस्तानी टीवी पे आते रहते हैं, आपको पता होगा, जानते होंगे, MNA हैं, आलिम ऑनलाइन के नाम से एक प्रोग्राम भी जियो पे करते थे आज से कई साल पहले, ठीक है। और बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना बड़ी करे वाली बातें हम लोग कहते हैं कि वो करते थे, बड़ी नपी तुली और ये इस तरह की। लेकिन उस बंदे ने जब ट्वीट किया था लास्ट वीक, उसके ऊपर यहां तो लोगों ने उसको, मैं आपको सही बात बता दूं इंक्लूडिंग मी, सही दोहराई। फिर उसने कहा कि मैंने माफी मांग ली और मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अगर ये कोई आम बंदा फखर यूसुफजई करता, रोहित शर्मा साहब करते, या कोई और हमारा मतलब बहन या भाई करते, तो उसके लिए ये वाली माफी कबूल ना होती, उसका घर तोड़ देते, उसका जीना हराम कर देते। मैं कहता हूं उसको शायद जिंदा वो ना बचता। लेकिन आमिर लियाकत साहब ने किया भी, और उसके बाद क्यों जी हिंदू धर्म था, क्या हो गया? मैंने कहा उनसे कि अगर सर अगर ये इस्लाम के ऊपर हुआ होता तो क्या आप लोग इस तरीके से माफी मांग के आपको कोई छोड़ देता? आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज ए जर्नलिस्ट आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने इस खबर को यकीनन पढ़ा भी होगा और हो सकता है कि उसका फॉलोअप भी किया हो, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये वाली मतलब मैंने उसमें इसको डबल स्टैंडर्ड कह रहा हूं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है और मेरा मेरा क्वेश्चन सिंपल सी चीज ये था कि भाई क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कई बार बोल चुके हैं हम सारे रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करते हैं। रियासत मदीना में सारे रिलीजन्स की रेस्पेक्ट थी और आजकल आपके प्राइम मिनिस्टर रियासत मदीना इतना बता चुके हैं कि हम पाकिस्तान भूल गए। कई बार तो रियासत मदीना लिख देते हैं उस पर पासपोर्ट पर यहाँ का वीजा चाहिए। तो ये कहानी कि भाई क्या रियासत मदीने में ऐसा हुआ था कभी, और ऐसा हुआ था तो उन्होंने क्या एक्शन लिया था और आपने क्या लिया? आपने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं कि भाई ऐसा हुआ था, दूसरों के रिलीजन को इतनी रेस्पेक्ट दी गई थी, तो आपने क्या किया? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन अब तक लिया नहीं है, और लिया नहीं है तो भाई देन यू हैव टू प्रूव। इससे पहले भी वहां पत्थरबाजी हुई और नाम गुलाम मुस्तफा चेंज कर दिया गया उसका एक गुरुद्वारे पे, और उसके बाद हिंदू लड़कियों का एब्डक्शन और मुस्लिम और क्रिश्चियंस का एब्डक्शन, एंड देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस। तो इसमें अगर आप एक्शन लेते तो ये पता लगता कि कितना कितना पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंसर्न्ड है। ये खालिस्तान का नारा बुलंदी और खालिस्तान के वो गोपाल सिंह चावला को सपोर्ट करने से क्या आपको लगता है कि सिख आपके साथ आ जाएंगे? ऐसे 20 आदमी तो मैं अपने मोहल्ले में खड़े कर दूं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, कोई बड़ा काम नहीं है। तो उतने लोग खड़े करने से कुछ ऐसा प्रूव नहीं हो पाएगा कि भाई आप सिख साहब को दे लव यू और दे लव गोपाल सिंह चावला। जहां तक बात यह है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, आपके यहाँ जो एक लेडी जिसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था, क्रिश्चियन नर्स, उसके साथ जो सलूक हुआ, मारपीट हुई, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ऐसा ही कुछ अगर हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, तो हिंदू कम्युनिटी के कोई राइट्स नहीं है, राइट? तो और फिर उसके बाद उंगली इंडिया पे कि वहां पे तशद्दुद होती है मुस्लिम्स पर। भाई यहाँ एक बार आके तो देखिए कि कितनी रिस्पेक्ट है हम लोगों के बीच में। हमारे यहाँ तो मुस्लिम्स और हिंदू दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और आज तक कोई झगड़ा हुआ नहीं। अब दंगा हर कंट्री में होता है, दंगा हर जगह होता है, क्या अमेरिका में नहीं हुआ कभी? अमेरिका में भी, यूरोप में भी, हर जगह हुए ना, हर जगह हुए ना। तो वहां अभी तो 2 महीने पहले अमेरिका में क्या होता रहा, वो जो अमेरिका में हुआ था, कैपिटल हिल और ब्लैक, और उसको कैपिटल हिल तक के लोग चले गए थे, ट्रम्प के जो आर्मी थे, और उससे पहले जो ब्लैक लाइव्स मैटर है उसके ऊपर क्या क्या कुछ नहीं हुआ, राइट? तो दंगे होते हैं, दंगे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए होते हैं कि दूसरे का सामान लूटना है, वो अलग चीज है। लेकिन जहां तक राइट्स की बात है तो द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन सम एक्शन। गवर्नमेंट ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियली कंडेम भी नहीं किया। भाई सस्पेंड कर देते आप 1 हफ्ते के लिए, हम ये भी मान लेते, वो भी नहीं किया। तो वो आप किस मुंह से वो बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर के हमारे यहाँ सबकी इज्जत है? मैं तो अभी जानता नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक। उनसे कोई किसी जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं। इतने सारे जर्नलिस्ट मिल रहे हैं सोशल मीडिया वाले में, किसी ने क्वेश्चन पूछ तो लेते एक बार।
So I hope some journalists from Pakistan will ask him a question कि ये बताइए कि अब इंडिया में तो आप तो हमारे यहाँ तो लिंचिंग हो जाती है, आपने तो वहाँ एक कैरिकेचर पे लिंचिंग को सपोर्ट किया, वो मर्डर को सपोर्ट किया, तो आपने अपने यहाँ क्या एक्शन लिया? ये अभी तक किसी ने इमरान खान से पूछा नहीं, तो पूछे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो रोहित जी, जो आप जिन जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर उसमें से वो उन जर्नलिस्टों को नहीं बुलाते जो ये सवाल कर सकते हैं, कभी नहीं बुलाएंगे। उनके ऊपर जो है पीएम सेक्रेटेरिएट हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, हालांकि नॉर्मली मेरा अब भी पीएम सेक्रेटेरिएट जाना होता है। बहुत सारे लोगों के मैंने मतलब इनके एडवाइजर और बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यूज कर चुका हूं पिछले 2-3 महीनों से, ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग इनके स्पीकर्स और मतलब इनके जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि ज्यादातर पश्तून है, उसमें से 12 पश्तून मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, फेडरल मिनिस्टर, तो वो नहीं है। लेकिन उनको पता है कि अगर फखर यूसुफजई आएगा या फिर कुछ और लोग आएंगे तो फिर वो लाजमी सी बात है ये सारे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब इमरान खान साहब नहीं दे सकते। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो वो उनको सिर्फ बुलाते हैं कि वो जो सिर्फ कहते हैं कि बस खान साहब आपने तो, आप जैसा महान आदमी दुनिया में नहीं, आप अगर ना होते तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होता। मैं कहता हूं शायद ना होते तो पाकिस्तान का अच्छा होता। तो वो वाली बात नहीं है, वो कभी नहीं बुलाएंगे और वो वाले जर्नलिस्ट कभी ये सवाल करेंगे नहीं। जितने आप देखते हैं वो जो 12-12, 15-15 जा रहे होते हैं, मेजॉरिटी को मैं जानता हूं क्योंकि इस्लामाबाद के ही हैं ज्यादातर लोग, तो मेरी इंटरेक्शन उनसे लगी रहती है, वो कभी ये सवाल नहीं करेंगे, जो मर्जी कर ले। हालांकि मैं दोबारा भी कोशिश करूंगा कि उनसे जब मेरी मुलाकात हो तो मैं उनको कहूंगा कि यार आप ये वाला सवाल अगर आप करें, क्योंकि मुझे तो नहीं बुलाएंगे, और जब हुकूमत चेंज होगी तो फिर शायद मैं जाऊंगा, मुझे तो नहीं बुलाएंगे, ये बिल्कुल आई एम श्योर अबाउट दैट। तो थैंक यू वेरी मच रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस चीज को इंडिया में कहते हैं कि जिस भी जर्नलिस्ट को ऐसे फंक्शंस में नहीं बुलाया जाता तो उसको बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलता है कि मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है, मुझे नहीं बुलाएंगे। वो तो मतलब क्या करें, उनका बस नहीं चल रहा होता, वो क्या कर ले मतलब हमारे जैसे लोगों के साथ, लेकिन उनका शायद इतना हाथ नहीं पहुंच रहा। कोशिश तो उन्होंने 2-3 कर ली और हमारे बहुत सारे दोस्तों के ऊपर बहुत सारे एक्ट अप्लाई कर लिए इंक्लूडिंग मी। लेकिन मसला ये होता है कि हम जवाब दे देते हैं अपने लॉयर्स के थ्रू। हमारा एक फोरम है जो ये सारा कुछ कर रहा होता है, पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 बड़े लॉयर्स हैं जो हमारा वो केस और सारा कुछ लड़ रहे होते हैं, वो साइबर क्राइम का हो या जो भी हो। तो वो इस वजह से शायद हमें फिलहाल वो कोशिश तो कर लेते हैं मुख्तलिफ तरीकों से डराने धमकाने की और सारी चीजें करने की, लेकिन हम अपनी जगह अड़े हुए हैं, वो अपनी जगह अड़े हुए, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन थैंक यू वेरी मच रोहित जी फॉर ज्वाइनिंग माय शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई।